आपने अभी नोबेल प्राइज की लिस्ट पढ़ी होगी। एक हम कर चुके हैं फिजियोलॉजी और मेडिसिन वाला, जिसमें CD4+ T सेल्स के बारे में हमने स्टडी करा था। आज हम देखेंगे जो लिटरेचर में अवार्ड गया है 2025 का। इसके साथ पहले बिल्कुल बेसिक से शुरू कर लेते हैं, एक फाइनल रिवीजन कर लो इसका, क्योंकि इसके बाद हमारे पास सिर्फ 2 नोबेल प्राइज बचेंगे। एक फिजिक्स वाला करना है, वो कल करेंगे, क्योंकि आज केमिस्ट्री वाला करना है तो ज्यादा टेक्निकलिटी आ जाएगी। और उसी के साथ एक इकोनॉमिक साइंसेज वाला आपका रहेगा जो अभी मिलेगा, तो जैसे इसका भी अपडेट आएगा इसको भी हम कंप्लीट कर लेंगे। तो सबसे पहले तो नोबेल प्राइज, मैंने आपको एक स्टोरी बताई थी। 1895 में एल्फ्रेड नोबेल जब डेथ बेड पे थे तो उनसे पूछा गया था कि आपकी आखिरी इच्छा क्या है, तो उन्होंने बोला था कि ह्यूमैनिटी के पर्पज से मेरे नाम पे एक अवार्ड हो जाए। तो 1901 में जो स्वीडिश एकेडमी वगैरह है उन्होंने डिसाइड करा कि जिसने अपनी पूरी लाइफ में इन फील्ड्स के अंदर अपना कंट्रीब्यूशन किया है उनको हम एक प्राइज शुरू करेंगे, दैट इज नोबेल प्राइज। तो मतलब पहली बार ये कब मिलना शुरू हुआ? 1901, मतलब जो पहली अवार्ड सेरेमनी कंडक्ट करी गई थी वो 1901 में करी गई थी। अब इसमें ऐसा नहीं होता कि थ्रू आउट आप अपनी लाइफ में किसी बिजनेस पे काम कर रहे थे, सडनली आपको रिसर्च में इंटरेस्ट जागता है, आपने कोई बहुत बड़ी एडवांसमेंट कर दी, नहीं। इसमें थ्रू आउट लाइफ आपने अपनी कॉन्ट्रीब्यूशन फिजिक्स, केमिस्ट्री, फिजियोलॉजी, लिटरेचर, पीस या फिर इकोनॉमिक साइंस में करी होनी चाहिए। मतलब प्रेसिडेंट लाइफ, जितनी भी आपने लाइफ स्पेंड करी, जब आपने ग्रेजुएशन करी, पोस्ट ग्रेजुएशन करी, उसके बाद आपका इंटरेस्ट उस रिसर्च में रहना चाहिए, तभी ये नोबेल प्राइज मिलता है। अदरवाइज एक ब्रेक थ्रू डिस्कवरी के लिए ये अवार्ड नहीं मिलता है, पूरी लाइफ में इसमें कंट्रीब्यूशन रहती है। सब्जेक्ट्स याद रखने, सबसे पहले आपने किसका पढ़ा था? फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी का मतलब ही क्या था? लॉजी मतलब स्टडी, फिजियो मतलब जो हमारी बॉडी फंक्शन करती है, तभी तो CD4+T सेल हमारे इम्यून सिस्टम से रिलेटेड था, फिजियोलॉजी। और इसी को क्या बोलते हैं दूसरा? मेडिसिन। तो ये आपने कर लिया है इसके बारे में। नंबर 1 देखो, ये जो नाम थे बर्कन्यू वगैरह, जो भी नाम थे, सागागुची थे, वो विद टाइम आप भूल जाओगे उन नाम को, तो वो तो पेपर से पहले ही देखने हैं। आपको बस कॉन्सेप्ट याद रखना है कि किस चीज के बारे में वो नोबेल प्राइज दिया गया था। नेक्स्ट आपका जो सब्जेक्ट हमने देखा था दैट वाज अबाउट फिजिक्स, इसकी अभी डिटेलिंग रहती है, वो कल आएगी। देन थर्ड आपका आ जाएगा केमिस्ट्री, केमिस्ट्री वाली आज ही हम करेंगे। एंड फोर्थ पे आ जाएगा आपका लिटरेचर, लिटरेचर भी आज ही हम देखेंगे, क्योंकि ये तो थियोरेटिकल है, बुक्स के नाम ही याद रखने हैं। और उसके बाद आएगा आपका पीस, तो पीस प्राइज भी आज हम करेंगे, जिसके लिए ट्रम्प बोल रहे थे मुझे मिलना चाहिए, पर उनको नहीं मिला है। कहाँ की कंट्री? वेनेजुएला। वेनेजुएला साउथ अमेरिकन कंट्री या फिर लैटिन अमेरिका कह लो, वहां पे उनका कंट्रीब्यूशन रहा था डेमोक्रेसी लाने के लिए, तो उनको पीस अवार्ड दिया गया है। ऑल्दो वो भी एक तरह से एक्टिविस्ट थे, बाद में पॉलिटिशियन भी बनते हैं, मिलता है अवार्ड, पर कंट्रीब्यूशन भी उसी लेवल की होनी चाहिए। एंड सिक्स कैटेगरी जो आपकी आएगी वो है इकोनॉमिक साइंसेस। ये तो आगे आपके सब्जेक्ट, तो टोटल 6 है यहाँ पे। नंबर 1 चीज, मैथमेटिक्स यहाँ पे नहीं है। मैथमेटिक्स के लिए कौन सा होता है? एक एबेल प्राइज आता है जनवरी मंथ के आसपास, आप इसके बारे में भी सुनोगे। जो जैसे नोबेल प्राइज इन फील्ड्स में है, वैसे ही एबेल प्राइज आपका मैथमेटिक्स से एसोसिएटेड है। जैसे याद है इम्यून सिस्टम, बी सेल और टी सेल के बारे में पढ़ा था, बस टी सेल के फील्ड में ही इन्होंने अपना कंट्रीब्यूशन दिया हुआ है। एक बार वो लेक्चर देख लेना, पूरा डिटेल में किया हुआ है, ठीक है। CD4+T सेल, ये बायोलॉजी से रिलेटेड है, मेडिसिन। ओके, अब जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इससे बनता है, बिल्कुल स्टैटिक है, आपने सिर्फ लर्न ही करना है कि कौन सी एकेडमी कौन सा अवार्ड देती है यहाँ पे। तो जैसे आपने एक दिन स्वीडिश एकेडमी के बारे में तो पढ़ लिया था कि बाकी के 5 अवार्ड आपके स्वीडन में दिए जाते हैं, पर एक अवार्ड था जो नॉर्वे की कैपिटल ऑस्लो में दिया जाता है, कौन सा था? पीस। चलो ये तो आपको याद रह जाएगा, नॉर्वेजियन नोबेल कमेटी जो बैठती है वो इसको देते हैं। बाकी जो याद रखने वाली चीजें हैं, फिजिक्स, तो रॉयल स्वीडिश अकेडमी जो आपकी फिजिक्स की है, साइंस की है, वो फिजिक्स का अवार्ड डेजिग्नेट करती है। फिजियोलॉजी, केमिस्ट्री, सॉरी केमिस्ट्री जो आ जाएगा आपका, ये भी अगेन सेम ही है जो फिजिक्स की थी आपकी, रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेस। जैसे कोई यूनिवर्सिटी होती है उसके अंदर फर्दर डिपार्टमेंट्स होते हैं, बस वैसे ही कैटेगराइजेशन है। एंड उसके बाद आता है आपका फिजियोलॉजी और मेडिसिन, इसको अभी के लिए छोड़ दो। यहाँ पे आ जाओ सबसे बॉटम में, इकोनॉमिक साइंसेस। लास्ट ईयर जब ये अवार्ड दिया गया था, वो वेल्थ इन इक्वालिटी को जब रिसर्च करा उसके ऊपर दिया गया था, और लास्ट टाइम हम वेल्थ इन इक्वालिटी के बारे में बहुत डिटेल में कर रहे थे। तो इकोनॉमिक साइंसेस जो कि ऐड करा गया था 1968 में, इसको भी रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंस ही देती है। तो तीनों अकेडमीज आपने ध्यान रखनी है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और इकोनॉमिक साइंस सेम ही है, रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंस। इसको इंट्रोड्यूस करा था जो स्वीडन का सेंट्रल बैंक है, जैसे इंडिया का आ गया RBI, उसी तरह से यहाँ पे सेंट्रल बैंक ऑफ
स्वीडन। और उसके बाद लिटरेचर का याद रखना है, स्वीडिश अकेडमी है, सीधा स्वीडिश अकेडमी ऑफ साइंस नहीं आएगा क्योंकि ये लिटरेचर के बारे में बात कर रहे हैं। एंड पीस आ जाएगा आपका नॉर्वेजियन नोबेल कमेटी, क्योंकि नॉर्वे की कैपिटल ओस्लो में ये दिया जाता है। कोई स्पेसिफिक इसके पीछे रीजन या लॉजिक नहीं है कि क्यों ओस्लो में ही दिया जाता है, सिंस वहां पे एक नॉर्वेजियन नोबेल कमेटी थी तो उन्होंने बोला कि पीस वाला प्राइज हम दिया करेंगे। एंड फिजियोलॉजी के केस में जो एक स्पेसिफिक इंस्टीट्यूशन आ जाएगा नोबेल असेंबली का, दैट इज कैरोलिंस्का इंस्टीट्यूट, तो वो देते हैं। तो ये सेपरेट सेपरेट चीजें थी, इनको ध्यान में रखना। और जो प्राइज सेरेमनी करी जाती है कंडक्ट, वो है आपका स्वीडन स्टॉकहोम में। नेक्स्ट इज, वैसे तो ये दिसंबर में दिया जाता है, मतलब डिपेंड करता है, वेरी कर सकता है एक महीना ऊपर नीचे। देन पीस प्राइज आपका ओस्लो नॉर्वे में रहेगा। एंड नोबेल प्राइज पॉस्थ्यूमसली नहीं दिया जा सकता, मतलब मरणोपरांत नहीं दिया जाता। अगर किसी की डेथ हो जाती है तो उस केस में नोबेल प्राइज नहीं होता है। और अप टू 3 पीपल, 3 लोग इस अवार्ड को शेयर कर सकते हैं। तो फिजियोलॉजी और मेडिसिन में भी आपने देखा 3 लोगों को ये अवार्ड दिया गया, सेम केमिस्ट्री और फिजिक्स में भी देखा गया है। और जो फर्स्ट इंडियन नोबेल लॉरेट थे रविंद्रनाथ टैगोर, उनको लिटरेचर वाली कैटेगरी में ये नोबेल प्राइज 1913 में दिया गया था। और जो फर्स्ट इंडियन वुमेन है नोबेल लॉरेट, अगेन मदर टेरेसा, तो फॉर पीस 1979 में इनको भी अवार्ड दिया था। पर ऐसा भी नहीं है कि ये सिर्फ 2 ही लोग थे इंडिया से। सीवी रमन जी के बारे में आपने सुना होगा, बहुत से नाम है जो इंडिया से आप अवार्ड की लिस्ट में देखोगे। जैसे 1913 में सबसे पहले आगे रविंद्रनाथ टैगोर, लिटरेचर वाली कैटेगरी में इनको मिला था। गीतांजलि जो इनकी पोइट्री थी उसके ऊपर ये दिया गया था। देन 1930 में सीवी रमन आ जाएंगे। रमन इफेक्ट आप पढ़ते हो फिजिक्स का, डायफ्रिक्शन इफेक्ट आपने पढ़ा होगा, लाइट डाली जाती थी, एक मोनोक्रोमेटर लगाया होता था, कैसे सेग्रीगेट करती है, तो उसके बारे में स्टडी करा था। तो 1930 में सीवी रमन जी को भी मिला था। फिर आती है फर्स्ट वुमेन, तो 1979 में मदर टेरेसा आ जाएंगी। फिर अमर्त्य सेन, ये आप मॉडर्न हिस्ट्री जब पढ़ोगे तो इनका नाम वहां पे भी आएगा। तो इकोनॉमी से रिलेटेड था, इकोनॉमिक्स। बाकी जो इंडियन इकोनॉमी एज अ सब्जेक्ट आप पढ़ोगे वहां पे बेशक इनका नाम ज्यादा नहीं सुनने को मिलता, पर मॉडर्न हिस्ट्री में मिलेगा। जब आप वो ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी वगैरह पढ़ते हो दादा भाई नारोजी के बारे में, तो उस टाइम पे अमर्त्य सेन जी का नाम भी आता है। देन कैलाश सत्यार्थी, पीस की कैटेगरी में इनको अवार्ड दिया गया था। इसके बाद हरगोविंद खुराना, हाँ जी, ये किस फील्ड से रिलेटेड होंगे? ये फिजियोलॉजी से रिलेटेड है, डीएनए के ऊपर इन्होंने स्टडी करी थी। तो आपका फिजियोलॉजी और मेडिसिन, इवन 12th क्लास जिन्होंने बायोलॉजी ली होगी, हरगोविंद खुराना जी के एक्सपेरिमेंट के बारे में पढ़ाया भी जाता है, तो इनको भी नोबेल प्राइज दिया गया था 1968 में। एंड 1983 में एस चंद्रशेखर जी को फिजिक्स में दिया गया था। 2009 में रामाकृष्णन केमिस्ट्री फील्ड के अंदर दिया गया था। अभिजीत बनर्जी इकोनॉमिक्स में, रोनाल्ड रॉस फिजियोलॉजी और मेडिसिन। अब यहाँ पे सारे इंडियन सिटीजन के बारे में बात करी हुई थी। रुडयार्ड किपलिंग लिटरेचर आ गया। 14 दलाई लामा पीस के लिए जो दिया गया था। एंड वी एस नायपॉल लिटरेचर वाली कैटेगरी में दिया गया था। तो ये सारी लिस्ट है जो इंडियन सिटीजन हैं जिन्हें नोबेल प्राइज मिले हैं। तो हम तो सिर्फ 2 ही नाम याद रखते हैं, एक हो जाता है फर्स्ट किसको दिया गया था, नंबर 2 हो जाता है कि फर्स्ट वुमेन कौन थी। वैसे आपकी जो अपनी फील्ड होती है उसमें आपको क्यूरियोसिटी रहती है, जैसे बायोलॉजी वाला जिनकी फील्ड बायोलॉजी थी उन्होंने हरगोविंद खुराना के बारे में पढ़ा होता है जब डीएनए के बारे में पढ़ाया जाता है। तो ये सारी लिस्ट थी। अब आते हैं जो 2025 का लिटरेचर अवार्ड है नोबेल प्राइज का, वो किसको दिया गया है। तो नाम थोड़ा सा टफ है, आपने सिर्फ लाजलो भी याद रख लेना है। इनकी जो सिटीजनशिप है दैट इज फ्रॉम हंगरी। हंगरी में आप एक बार पहले भी जा चुके हैं, जब जब क्या हुआ था, एक पाइपलाइन वहां पे टूटी थी, क्या नाम था उसका, द्रुजवा, याद है? हंगरी और स्लोवाकिया में जब अटैक करा था यूक्रेन के ड्रोन्स ने, तो रशिया की पाइपलाइन से सारी सप्लाई यहाँ पे रुक जाती है। तो ये आ गया हंगरी। हंगरी से बिलोंग करते हैं लाजलो। और हंगरी के बॉर्डरिंग कंट्रीज अगेन वही SC दोनों आती थी, स्लोवेनिया एंड क्रोएशिया। ऊपर की तरफ नहीं, स्लोवाकिया ऊपर की तरफ है, ये वाले बोले मैंने पहले। स्लोवाकिया के साथ तो लगा ही था, द्रुजवा पाइपलाइन कनेक्ट कर लेना है साथ के साथ। एंड ऑस्ट्रिया भी आ जाएगा। और साथ में 2 कंट्रीज जो याद रखनी है, वन इज सर्बिया और इस तरफ रोमानिया आ जाएगा, और ऊपर की तरफ यूक्रेन जहां से अटैक किया गया था। चलो, अब इनका जो लिटरेचर था वो भी किस चीज के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है, एपोकेलिप्टिक टेरर रीअफर्म द पावर ऑफ आर्ट। मतलब थ्रू आउट कुछ ईयर्स अगर आप नोटिस करोगे 4-5 साल पीछे तक, तो वॉर वाली सिचुएशन बन रखी थी। 2020 में इसलिए ब्रेक लग जाता है क्योंकि पेंडेमिक आ जाता है, कोविड-19 के बारे में आप पढ़ते हो। तो इनकी जो पूरा लिटरेचर है वो एपोकेलिप्स का मतलब जैसे अंत ही हो गया हो हर चीज का, एपोकेलिप्स।
हाँ, एंड वाली सिचुएशन जैसे मूवीज में भी दिखाया जाता है, जहाँ पे एपोकेलिप्स वर्ड आता है, अर्थ को ऐसे दिखाया जाता है कि बस एंड ही हो रहा है इस चीज का। तो एपोकेलिप्टिक टेरर रीअफर्म द पावर ऑफ आर्ट। फिर हम पढ़ते हैं कि जितना भी हमारा हेरिटेज होता है, जितने भी हमारे टेम्पल्स, मॉन्यूमेंट्स, मॉस्क है, चर्च है, एनीथिंग, मतलब जो भी आर्ट से रिलेटेड चीजें होती हैं वो सारी डिग्रेड कर जाती हैं। इतने अर्जों से, इतने सालों से आप उसको संभालते हुए आए, और एक टाइम आया, 2-3 बॉम्ब्स फोड़े और वो सारी आर्ट खत्म हो जाती है। तो ये जो लाजलो हैं, इनके जो पेरेंट्स वगैरह थे, उन्होंने वो सारा टाइमलाइन देखा था जब वर्ल्ड वॉर 2 वाली सिचुएशन होती है। तो इनका जो लिटरेचर है उसमें वही चीजें ज्यादा हाईलाइट हुई हैं कि कैसे वॉर की वजह से सारी चीजें बिगड़ जाती हैं बाद में। स्पेशली इन्होंने फोकस किया था आर्ट के ऊपर। अब इनके कॉन्ट्रीब्यूशन वगैरह देख लो थोड़ी सी। तो इनकी जब आप नॉवेल्स उठाओगे तो वो आपको काफी कॉम्प्लेक्स लगेंगे। एक लेब्रिंथाइन करके एक लिखने का तरीका होता है, जिसमें आप बड़े टंग ट्विस्टर से ऐड करते हो। आपको समझने में वो 2-3 बार रीड करना पड़ेगा, शायद समझ ना आया तो गूगल हम उठा के देखेंगे कि इसका क्या मतलब था, सरलार्थ क्या था इस चीज का। और साथ में पोस्ट मॉडर्न, मतलब ये पोस्ट मॉडर्न ऐसा नहीं कि मॉडर्निज्म से आगे, जैसे आप मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ते हो तो उसमें क्या है, मॉडर्न इंडिया किसी चीज की फॉर्मेशन कैसे हो रही है, जब एक वॉर के बाद हम आगे फ्लरिश करेंगे। 1947 आया इंडिया के केस में, एग्जाम्पल ले लेते हैं। 1947 के बाद हम क्या लिखते हैं, पोस्ट इंडिपेंडेंस। और उसी पर मॉडर्न इंडिया तो हम पहले ही पढ़ चुके थे, मतलब वहां पे वो विचारधारा आ चुकी थी, वो थॉट लेवल आ चुका था। तो पोस्ट मॉडर्न का यहाँ पे मतलब है वो जो इनका एटीट्यूड डेवलप हुआ था मिड 20th सेंचुरी में, 1901 से लेके 2000 की बात आ गई। तो उसी टाइम पीरियड में कौन सी चीजें चल रही थी, वर्ल्ड वॉर 1 चल रहा है, वर्ल्ड वॉर 2 चल रहा है, फिर उसके बाद कोल्ड वॉर चल रहा है। तो ये सारा एरा वॉर से ओरिएंटेड था। तो इसी वजह से इंस्पायर होते हैं कि इसी के ऊपर मुझे चीजें लिखनी है। डिस्टोपियन, तो डिस्टोपियन आगे जैसे अटोपिया आप पढ़ते हो कि आइडियल वर्ल्ड है जिसमें सब कुछ परफेक्ट है, तो बिल्कुल उसका ऑपोजिट कर दो, दैट इज डिस्टोपियन। तो इसमें सारी चीजें आपको नेगेटिव दिखेंगी, वो आइडियल वर्ल्ड की बात नहीं करी जाएगी। एंड तीसरी चीज आएगी मेलनकॉलिक, दैट इज डीप सैडनेस, है ना, इमोशंस इसमें आएंगे जो कि सैडनेस से भरे हुए होंगे। तो इनकी जो लिटरेचर है इन्हीं चीजों के अराउंड रिवॉल्व करते हैं। अब जो सवाल बन सकता है, देखो सारे लिटरेचर आपसे पेपर में पूछे नहीं जाएंगे, एक आध लिटरेचर के ऊपर सवाल आ जाता है। जैसे लास्ट ईयर साउथ कोरिया की राइटर थी, उनको लिटरेचर की कैटेगरी में अवार्ड मिला था। तो इनकी जो बुक्स हैं, जैसे वॉर एंड वॉर, इसके बारे में आपने याद रखना है, वॉर एंड वॉर। तो ये बुक जो है ये भी लाजलो ने ही लिखी है, काफी फेमस रही इनका ये जो बुक था। इसके साथ मेलनकोली ऑफ रेजिस्टेंस, ये भी काफी पॉपुलर थी। देन साइबो देयर बिलो, द लास्ट वुल्फ एंड द वर्ल्ड गोज ऑन, ये कुछ बुक्स थी जो इनकी इंपॉर्टेंट है। मेजर अचीवमेंट और अवार्ड्स याद रखना। अब जैसे बुक्स की कैटेगरी में आपने एक अवार्ड सुना होगा, मैन बुकर इंटरनेशनल प्राइज, तो 2015 में इनको मिला। उसके बाद 2018 में दोबारा से इनको नॉमिनेट किया गया था द वर्ल्ड गोज ऑन के लिए, जो इनकी एक इंपॉर्टेंट रिकॉग्नाइज्ड बुक थी। इसके साथ इनके प्रोजेस कैसे होते हैं, तो लेब्रिंथाइन जिसको बोला जाता है, इसे टंग ट्विस्टर फॉर्म्स ऐड कर दी जाती हैं समझने के लिए, मतलब डीप अंडरस्टैंडिंग आपको रिक्वायर्ड रहेगी। इसमें कॉम्प्लेक्स होती है, सिंगल सेंटेंस पैराग्राफ होता है, तो ऑब्वियसली थोड़े से शब्दों में आपने बहुत सारी चीज को डिफाइन करा है, तो उस पर सोच लगानी पड़ेगी। इसके बाद एपोक्लिप्स हो गया, डिल्यूजन के ऊपर। डिल्यूजन का क्या मतलब होता है, हाँ ठीक है, डिल्यूजन में आप क्या करते हो, आप बिलीव करते हो जबकि वो रियलिटी नहीं होती। आपने बिलीव किया पर वो रियलिटी नहीं है। इल्यूजन में क्या होता है, हाँ जिसमें मतलब आपके इंटेंट चेंज करे जा रहे हैं, तो इंटेंशन का फर्क आता है दोनों जगह पे। तो इसके बाद मेलनकॉली ऑफ रेजिस्टेंस, इसमें 2015 का ये जो मैन बुकर इंटरनेशनल प्राइज दिया गया था इनको, ये इसी बुक के लिए था, दैट इज मेलनकॉली ऑफ रेजिस्टेंस। बाकी काफी सटायरिकल है, सटायरिकल मतलब सार्केज्म से भरी हुई, फुल ऑफ क्रिटिसिज्म आपको ये बुक दिखाई देगी। अगेन किससे एसोसिएटेड होगी, तो वॉर से एसोसिएटेड होगी, एपोकेलिप्स से रिलेटेड होगी, और जो आपकी डीप सैडनेस है वो वाले इमोशन आपको इस बुक के अंदर दिखाई देंगे। अब इंडिया की तरफ से भी एक नॉमिनेशन गया था 2025 के नोबेल प्राइज इन लिटरेचर में, वो है अमिताभ घोष। ये कहाँ से बिलोंग करते हैं, तो कोलकाता, दैट इज वेस्ट बंगाल। 1956 में इनका बर्थ हुआ था। ज्ञानपीठ अवार्ड से ये नवाजे गए हैं। जैसे हर एक कंट्री के अंदर कोई ना कोई हाईएस्ट लिटरेरी ऑनर होता है, तो ये इंडिया के केस में आ जाएगा। तो इनकी भी नॉमिनेशन थी। खैर हंगरी जो है वो विनर रहा, लाजलो नाम आपने ध्यान में रखना है। तो ये था आपका पहला अवार्ड जो आज हमने देखा, दैट इज नोबेल प्राइज ऑफ लिटरेचर। अरे लिटरेचर था ये, लिटरेचर बुक्स पढ़ी ना इसमें, तो लिटरेचर के बारे में था ये।